स्वागत है आप सभी का खबर एक मिनट में, यानी कि वो बुलेटिन जिसमें आप देखते हैं दिन भर की हर एक महत्वपूर्ण खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। यूपी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। रेलवे की जमीनों पर किसी तरह के निर्माण के लिए भू उपयोग बदलवाने की बाध्यता को प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। हालांकि निर्माण कार्य महायोजना के मुताबिक ही कराना होगा। आवास एवं शहरी नियोजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनता है देश के अंदर जो अपनी डाटा सेंटर नीति लेकर आ रहा है। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर पर अब 2 की जगह 5 रनवे बनाए जाएंगे और एयरपोर्ट विस्तार के लिए 2053 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। अब 16 फरवरी 2021 को आहूत किया जा रहा है, ये सत्र को आहूत किया जा रहा है 16 फरवरी 2021। विधानमंडल का बजट सत्र 16 फरवरी से होगा। ये साल 2021 का पहला सत्र होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने किसान से लेकर जवान को भी अपने भाषण में जगह दी। उन्होंने दोनों के सेवा भाव के लिए आभार जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार ने उनकी वो मांगे पूरी कर दी जो लंबे समय से किसानों की मांग थी। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डिकोड करके और बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी खुद की वैक्सीन भी बना ली है। अब विशाल पैमाने पर टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है वह इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रकल्प होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि 2020 सीख देने वाला साल रहा है, जो हमें मुश्किलों से कैसे उबरना है ये सीख देता है। कल दिल्ली की सड़कों पर जवान और किसान एक साथ नजर आएंगे। कल किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। मेरठ से भी किसानों का जत्था ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंच रहा है। ये सभी ट्रैक्टर किसानों के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने रूट तय करते हुए कुछ रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही को मोड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट सीपी मीनू चौधरी के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली की वजह से कई रास्तों पर जाने से बचने की हिदायत दी गई है। ये जो पहला हमारा जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, फूट खुर्द विलेज, हंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर, ये वाले रूट से होती हुई रैली जो है जाएगी। वहीं ट्रैक्टर मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से मुलाकात की है। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को भरोसा दिलाया है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने का काम करेंगे। इस पर किसी तरह का व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा। जो भी शर्तें होंगी उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली में चलेंगे तो व्यवस्था के लिए वो अपने वॉलंटियर लगाने हैं। ये हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो दूसरे वाले बॉर्डर पे है उस पर हरियाणा के अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी, उनकी सब आपस में बातचीत चल रही है। सब संगठनों की बात चल रही है और कैसे इसको वो करेंगे, कहाँ से वो घूमेंगे, कितने जाएंगे, ये सारी चीजें हो रही है। ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर मार्च के लिए शर्तों को जोड़ा गया है। ट्रैक्टर परेड पर 37 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। दिल्ली पुलिस की एनओसी में 37 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट की अवहेलना करने पर एनओसी रद्द कर दी जाएगी। 5000 ट्रैक्टर को परेड में शामिल होने की परमिशन मिली है। ट्रैक्टर पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर कार्रवाई होगी और ट्रैक्टर से स्टंट करने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही इमरजेंसी वाहन निकालने के लिए एक लेन खाली छोड़नी होगी। 26 जनवरी को समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खुद से ये ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने 26 जनवरी को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। ट्रैक्टर से ध्वजारोहण कार्यक्रम में रैली करने के लिए तहसील स्तर पर निर्देशित किया गया है। समाजवादी पार्टी किसान के आंदोलन के समर्थन में है और उसी के मद्देनजर गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को यूपी के सभी जिलों में तहसील स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है। अखिलेश ने कहा है कि किसान अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका अहिंसात्मक आंदोलन ऐतिहासिक बन गया है। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। अन्नदाता सम्मान का पात्र है, उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। किसानों की मांगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उनकी मांगों को मानने से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा।
झांसी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों का सबसे ज्यादा हित हो रहा है, फिर भी कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये आंदोलन जिन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए उन लोगों के हाथ में आंदोलन जा चुका है। किसानों के हित की उसमें कोई विषय हो तो आप बताओ। मैं कह रहा हूँ मंडी खत्म मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसान स्वतंत्र है कि अपना गल्ला कहाँ बेचेगा। एमएसपी मैं कर रहा हूँ, खत्म करूँगा नहीं, एमएसपी मैं बढ़ा रहा हूँ और मोदी जी के आने के बाद एमएसपी बढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन किसानों के हाथ से फिसलकर गलत लोगों के हाथों में चला गया है। आप बात करो, लगता है कोई समस्या है तो उसको निस्तारण करेंगे, उसको स्थगित करेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप तो बात करो। आप जिद पकड़ लिए हैं तो इसका मतलब है कि इस आंदोलन में और इस आंदोलन को कोई लीड कर रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश गुंडों के आतंक से मुक्त हुआ। यही वजह है कि अवैध AK-47 लेकर घूमने वाले लोग लाइसेंसी असलहे लेकर चलने में डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी और यूपी की जनता योगी के साथ है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि ऊर्जा मंत्रालय में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर UPPCL चेयरमैन अरविंद कुमार पर उपभोक्ताओं की बिलिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया है कि UPPCL बिलिंग में लापरवाही कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने अपनी ट्वीट में लिखा, उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिले, ये UPPCL चेयरमैन की जिम्मेदारी है। जुलाई 2018 में बिलिंग एजेंसी से हुए करार के मुताबिक 8 महीने में शहरी और 12 महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में 97% डाउनलोडेबल बिलिंग होनी थी, लेकिन आज भी 10.64% ही है। ये घोर लापरवाही है। सही बिल समय पे बिल उपभोक्ताओं को मिले, ये सरकार की मंशा है और सरकार ने UPPCL के अधिकारियों को अवगत करा दिया है। 2018 में बिलिंग एजेंसियों के साथ में UPPCL ने एक करार किया था, जिसके तहत 8 महीने और 12 महीने के अंदर 97% से ऊपर डाउनलोडेबल बिलिंग होना था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। इसके कारण लगातार गलत बिलों की शिकायत उपभोक्ताओं के माध्यम से आ रही है। कुंभ में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही दुकानदार, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है। वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की डिमांड की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले ही टीका लगाकर भेजा जाएगा। वहीं जो लोग पब्लिक कॉन्टैक्ट में ज्यादा आने वाले हैं, उनके लिए भी वैक्सीन मांगी गई है। साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले का कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। एक आदमी जो आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व का RT-PCR में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है, अन्यथा उनको कुंभ में प्रवेश करने से की मनाही होगी। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग होंगे और वहाँ के लोकल दुकानदार होंगे और तमाम लोग होंगे जो व्यापक जनसंपर्क में आते हैं, तो उन सब के लिए हम लोगों ने 2 लाख की डिमांड करनी है। नोएडा को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सौगातें दी। सीएम योगी ने आज करीब 700 करोड़ रुपए की 80 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी आज नोएडा आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया था। बाद में सीएम योगी लखनऊ से वर्चुअली जुड़े और परियोजनाओं का लोकार्पण किया। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने नोएडा कमिश्नरेट सिस्टम की तारीफ भी की। पिछले 1 वर्ष के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करने का जो प्रयास किया, आज उसी का प्रतिफल है कि सेफ सिटी में भी गौतम बुद्ध नगर की परियोजनाओं का आज वहां पर एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 का नोटिफिकेशन 27 फरवरी को जारी हो सकता है। 27 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होते ही कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, जिसका पहला शाही स्नान 11 मार्च को, फिर 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान होगा। प्रशासन की तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई हैं। इस बार होने वाले महाकुंभ में 4 शाही स्नान और 4 पर्व के मुख्य स्नान हैं, जिनमें VIP और VVIP के लिए प्रतिबंध रहेगा। वहीं जो भी VVIP इस दौरान आएंगे तो उन्हें आम आदमी की तरह स्नान में हिस्सा लेना पड़ेगा। DGP ने कहा है कि इसके लिए सभी राज्यों को एक लेटर जारी किया गया है। में लेटर सर्कुलेट कर देंगे कि जो मुख्य स्नान दिवस हैं,
जिसमें शाही स्नान भी होना है, उसमें किसी भी हालत में वीवीआईपी को नहीं आए और हम अपनी ओर से भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिससे कि वो नहीं आ पाएंगे, और अगर आते भी हैं तो आम आदमी की तरह ही फिर उनको आना होगा। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुई रोड रेज मामले में अभी तक पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से सारी हदों को पार करते हुए युवक पहले लोकनाथ नाम के युवक को बोनट पर लाद कर कई किलोमीटर घुमाए और फिर बोनट से उतार कर उसे कार से रौंद दिया। दरअसल मोहनलालगंज निवासी हरिकृष्ण त्रिवेदी का बेटा लोकनाथ उर्फ अंशु निजी कंपनी में काम करता था। शनिवार रात वो स्कूटी से घर लौट रहा था। घर के पास ही भीलमपुर की तरफ से आ रही एक अर्टिगा कार से स्कूटी की टक्कर हो गई। इसके बाद अंशु और कार चालक में विवाद हो गया। हंगामा होता देख कई और लोग वहां पर पहुंच गए। लोगों ने कार चालक की पिटाई कर दी। इस दौरान कार चालक गाड़ी में बैठकर भागने लगा, जिसे रोकने के लिए अंशु कार की बोनट पर चढ़ गया। इसके बावजूद उसने कार नहीं रोकी। करीब 1 किलोमीटर तक कार चालक अंशु को बोनट पर लटकाकर घुमाता रहा। कुछ दूर आगे चालक ने अंशु को बोनट से नीचे गिराया और रौंदते हुए भाग निकला। अस्पताल में अंशु की जान चली गई। नोएडा में साइबर क्राइम गैंग का खुलासा हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम गैंग का पर्दाफाश करते हुए एटीएस ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑनलाइन बैंक खाता खोलकर फ्रॉड करते थे। इस गैंग के 14 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुग्राम के एक होटल मालिक पर एटीएस जल्द शिकंजा कसेगी। ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल के और फिर फर्जी सिम पे पैसे का आदान प्रदान कर रहे थे। उस विवेचना के क्रम में ही इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके अकाउंट में कुछ पैसे भी मिले हैं। विस्तृत विवेचना अभी चल रही है। इनको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और अन्य भी जो हमारी एजेंसियां हैं, सिस्टर एजेंसियां हैं, उनके साथ मिलके हम इस पूरे प्रकरण के तह में जाएंगे। चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद से ये मामला और पेचीदा हो गया है, लिहाजा इसकी परतें खोलने में अब एटीएस के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी लग गई हैं। राम मंदिर की तर्ज पर धनीपुर मस्जिद की जमीन का भी सॉइल टेस्ट कर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास से पहले लखनऊ के गुंजन लैब की एक्सपर्ट की टीम सोहावल तहसील के धनीपुर गांव पहुंची। धनीपुर गांव पहुंचे गुंजन लैब के सुपरवाइजर देवधर यादव ने बताया कि जमीन के 20 फीट नीचे खोद कर मिट्टी निकालने का काम शुरू किया गया है। जैसे ही 20 फुट नीचे हम पहुंचेंगे, उसकी मिट्टी निकालकर उसे सॉइल टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जल्द ही मिट्टी की जाँच के बाद मस्जिद का निर्माण शुरू कर देगा। तो हमने जो है 20 मीटर डेप पे जाएंगे। 20 मीटर जहाँ हमारा पूरा होता है वहाँ जो है हमने स्पीटी उडी दोनों लेंगे। इसके बाद जो है एक 1 डिस्टर्ब लेंगे। इसके मतलब ये है कि हम ये देख के जाते हैं हर जो है 1 मीटर पर हमने जो है हैमरिंग करते हैं। उसका निशान पर 15 सेंटीमीटर का 3 निशान लगता है। दरअसल कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के बाद धनीपुर मस्जिद का शिलान्यास होना है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सभी 9 सदस्य पौधारोपण कर मस्जिद का सांकेतिक शिलान्यास करेंगे।